हेलो गाइस। लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। लेक्चर 1 और 2 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में देखा और प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमने देखा है। तो आप लेक्चर 1 और 2 मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं दोस्तों। अब आगे का जो पार्ट है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो क्या होगा कि अगर दो प्लेन मिरर किसी थीटा एंगल पर, एक मिरर है आपका M1, दूसरा मिरर है M2, अगर उसे हम किसी थीटा एंगल पर प्लेस कर देते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है। तो जो नेट डेविएशन होता है वो कितना होता है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे बच्चों, और ये इसका नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल से ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है बच्चों। ये इंसिडेंट एंगल हो गया आपका अल्फा, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, अल्फा। तो इंसिडेंट रे इस मिरर ए पर स्ट्राइक किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और ये पॉइंट बी पे चला जाता है। आफ्टर दैट ये जो नॉर्मल है बच्चों, इसको मैं एन बी बोल देता हूँ और इस वाले को एन ए, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ पे वापस पॉइंट बी पे स्ट्राइक करेगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर रे हमारी, ठीक है, जो कि सी बी सी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल होगा बीटा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, बीटा ही होगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि जो नेट डेविएशन हुआ है वो कितना होगा। तो बच्चों जो नेट डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला आता है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। और थीटा जो एंगल है इन दोनों मिरर के बीच में बच्चों, यहाँ पर जो एंगल है उसे हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों ये कैसे आता है। यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो एंगल है ये होता है हमारा 90 डिग्री। तो ये अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। सिमिलर बच्चों ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पर, ये भी यहाँ पे थीटा होगा, ये थीटा होगा, है ना बच्चों। और यहाँ पे ये हमें बीटा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। तो ये क्या होगा एंगल 90। तो दिस इज बीटा, दिस इज 90 माइनस बीटा। तो ये मैं ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ बच्चों, ट्राइंगल बी क्यू ए। इन ट्राइंगल बी क्यू ए, तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल बी क्यू ए में एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है थीटा, एक दिया हुआ है 90 माइनस अल्फा और एक दिया हुआ है 90 माइनस बीटा। तो बच्चों यहाँ से मैं 90 और 90 भी 180 होगा, 180 से 180 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आता है वो कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से बच्चों जो डेविएशन होगा वो देखिएगा, ये डेल्टा वन डेविएशन होगा। मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपकी रे इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसको जाना इस डायरेक्शन में था, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाता है और ये ए बी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पर जो डेविएशन आया वो कितना आ गया, डेल वन। और हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि डेल वन कितना होगा, 180 डिग्री माइनस इंसिडेंट एंगल का टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब वापस से ये जो रे है बेटा, यहाँ पे फिर से क्या करेगी, ये फिर से यहाँ पे डेविएशन होगा, ये डेविएशन होगा डेल्टा टू। तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट एंगल, जो कि इंसिडेंट एंगल कितना होता है, बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को जब आप ऐड करोगे तो ये नेट डेविएशन यहाँ पे आता है। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू आएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ये हमारे थीटा के इक्वल है, तो 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर दो मिरर आपको गिवन है और दोनों के बीच में एंगल बच्चों कितना है, थीटा डिग्री है, तो नेट डेविएशन कितना होता है, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा के इक्वल होता है।
ठीक है, इसको रिमेम्बर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं। ये मिरर M1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिरर M2 है। इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल बना हुआ है थीटा एंगल। कितना एंगल है ये थीटा एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर नेट डेविएशन कितना होगा। और बच्चों जो ये इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल टू दी M2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों, इसका नॉर्मल बनाता हूँ। ये नॉर्मल बनाया, तो ये मान लेता हूँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो ये एन ए हो जाएगा सिमिलर, और यहाँ पर ये नॉर्मल क्या होगा, एन बी होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये थीटा एंगल हो गया, तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये भी क्या होगा बाय द ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा, है ना। अब ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द मिरर टू के है, तो जब ये पॉइंट ए पर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होती है तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे ज्योमेट्री से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ज्योमेट्री से लिख सकता हूँ बच्चों, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल एंगल आ गया। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा के बराबर ही होगा। तो ये आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा वापस से थीटा एंगल। ठीक है, सिमिलर प्यारे बच्चों, ये थीटा है यहाँ पर, तो बाय द ज्योमेट्री से क्या होगा ये देखिएगा, ये थीटा एंगल है, तो ये फिर से क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और यहाँ पर फिर से क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है फिर से 90 एंगल, इस तरह से बना हुआ है। तो ये वाला एंगल क्या होगा फिर से हमारा थीटा हो जाएगा। तो देखिए ट्राइंगल कौन सा बना हुआ है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, है ना। तो थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 3 थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, अगर दो मिरर्स M1 एंड M2 रखे हुए हैं थीटा एंगल पर, तो अगर कोई पैरेलल टू दी M2 कोई रे आती है और वो मिरर वन से पॉइंट ए पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, ये भी पैरेलल होगी टू दी M1 के। पहली बात तो ये, और जो इनके बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और बच्चों नेट डेविएशन में पूछूं तो क्या होगा, हमने अभी निकाला है फॉर्मूला, 360 माइनस टू थीटा। तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस टू थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 240 डिग्री, और ये कौन सा होगा बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो ये डिवीजन आता है बच्चों, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आता है हमारा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। ये देखिए, तो ये जो डेविएशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग है। यहाँ पे भी ये जो था डेल्टा वन, ये क्लॉकवाइज में था। ठीक है, आगे चलो बच्चों, आंसर आ गया आपको। तो अगर दो मिरर 60 डिग्री पे रखे हैं बच्चों, तो इंसिडेंट रे अगर M2 के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो M1 के पैरेलल हो जाती है, और नेट डेविएशन 240 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों एक होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है ये देखिएगा, अगर दो एंगल कुछ इस तरह से है बच्चों, मान लेते हैं अपन थीटा एंगल पर है ये दो मिरर, ये M1 हो गया, यहाँ पे ये बच्चों M2 हो गया। अगर कोई लाइट रे इस तरह से आती है पैरेलल टू M1 M2, पैरेलल टू M2, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अगर बच्चों ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है पॉइंट ए मान लो, और इसको पॉइंट बी मान लो। ठीक है,
तो अगर ये परपेंडिकुलर टू दी मिरर वन पर स्ट्राइक करती है, और हमें पता है रिफ्लेक्शन के लॉ से, अगर कभी भी मिरर पर कोई परपेंडिकुलर रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस रिट्रेस इट्स पाथ बैक कर लेती है। तो वापस बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पर इसका पाथ रिट्रेस हो जाएगा और फिर से वापस ये चली जाएगी कुछ इस तरह से, है ना। और ये इस तरह से जाएगी तो वापस से, तो यहाँ पे मैं क्या बोल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो क्या बोला है यहाँ पर, रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। ठीक है, ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है कब, जब ये जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 2 से मिरर 1 पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है अलोंग द नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, है ना। तो यहाँ पे देखा जाता है, तो अगर मैं यहाँ डेविएशन बोलूँ तो कितना आएगा, पाई डेविएशन आएगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बच्चों। अभी तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये दो मिरर है, ये हमारा M2 मिरर है, ये हमारा M1 मिरर है। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पर, और इन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो थीटा एंगल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर ये हो गया इसका बाइसेक्टर, है ना। बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इस एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट या तो बाइसेक्टर पर भी रखा हो सकता है, जिसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे, सिमेट्रिकल पोजीशन बोलेंगे, और किसी एसिमेट्रिकल पोजीशन पे भी रखा हो सकता है, जो कि बाइसेक्टर पर नहीं रखा होगा, कहीं भी रखा हो सकता है। तो वो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की एसिमेट्रिकल पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जब इस मिरर पर रखा होगा तो इसकी इमेजेस भी बन रही होगी। तो हमसे यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर दोनों मिरर के बीच का थीटा आपको गिवन है। अगर थीटा आपको गिवन है प्यारे बच्चों, और आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इस एम को निकालोगे। एम कैसे निकालोगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, जो भी थीटा आपको गिवन होगा उसको आप डिवाइड कीजिएगा, है ना। 360 में डिवाइड कीजिएगा, उसको आपको m का वैल्यू मिलेगा। अगर m का वैल्यू बच्चों इवन वैल्यू आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू m-1। ठीक है, दिस इज रिमेंबर। और बच्चों अगर 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू एम की वैल्यू अगर ओड आती है बच्चों, तो यहाँ पे फर्दर दो केसेस और हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो फर्दर केस क्या क्या होते हैं, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो बाइसेक्टर पर रखा है, तो जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो n इज इक्वल टू m-1 होगी। ठीक है, और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कहीं भी बाइसेक्टर के अलावा कहीं भी रखा हो, मतलब एसिमेट्रिकल पोजीशन पर कहीं पर रखा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वहां पर जब इसकी इमेजेस फॉर्म होगी तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, n इज इक्वल टू m। ओके, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए 360 डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू बच्चों को फ्रैक्शन वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो नंबर ऑफ इमेजेस आप कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए जैसे 3.2 आपका m का वैल्यू आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी बच्चों, तो इस नंबर का 3.2 का नियर बाय इंटीजर, और नियर बाय इंटीजर भी कैसा होना चाहिए बच्चों, इवन इंटीजर। कैसा, तो इसका नियर बाय इवन इंटीजर है प्यारे बच्चों 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिग्री थीटा की वैल्यू दी गई है दोनों मिरर्स के बीच में बच्चों। ये दो मिरर है, ये M1 है, ये M2 है, इनके बीच में थीटा आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ से m कैसे निकालोगे आप, 360 डिवाइड बाई थीटा करके आपको m का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो कहाँ प्लेस कर रहा है उसकी, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो दो तरह से हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं अपन इस मिरर के पास, या तो सिमेट्रिकली मतलब बाइसेक्टर पर रखा हो, या एसिमेट्रिकली बाइसेक्टर के अलावा किसी भी पोजीशन पर रखा हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 डिग्री।
तो अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो m इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 0 करोगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी बनेगी दोनों पोजीशन पे, इनफाइनाइट बनेगी। अगर आप थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री लेते हो तो m इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 30 डिग्री करोगे तो m की वैल्यू आती है 12, जो कि इवन वैल्यू होती है बच्चों। और हमें पता है अगर m की इवन वैल्यू आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस आप कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू m माइनस वन। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू m माइनस वन करोगे तो आपको 12 माइनस वन 11 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही पोजिशन पे बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस आपको 11 मिलेगा। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप 45 लेते हो तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए सबसे पहले m इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 45 करोगे तो वैल्यू आएगा m का 8 आएगा। ठीक है, ये भी इवन वैल्यू होता है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए m माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों 7। ठीक है, तो दोनों पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी आपको नंबर ऑफ इमेजेस 7 ही मिलेगी। अगर आपका वैल्यू थीटा का 60 डिग्री होगा तो m का वैल्यू आपको निकालना होगा 360 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ से आपको 6 वैल्यू मिलेगा जो भी इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए m माइनस वन आप यूज करोगे तो 6 माइनस वन 5 होता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस बोथ दी पोजीशन पर सेम ही होगा और 5 के बराबर होगा। सिमिलर मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 72 डिग्री आप लेते हैं तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिवाइड बाय 72। तो यहाँ से आपको वैल्यू m का मिलेगा 5, आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी, m माइनस वन के बराबर नहीं आएगी बच्चों। देखिएगा यहाँ पर दो केस होंगे, तो ये ओड है आपका, 5 क्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस है। अगर आपकी बॉडी बच्चों सिमेट्रिकल होती है, अगर बॉडी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, सिमेट्रिकल या बायसेक्टर पर रखा है, तो इनकी वैल्यू आती है m माइनस वन। तो 5 माइनस वन 4 आ जाएगा। सिमिलर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, मतलब एसिमेट्रिकल है, बायसेक्टर पर नहीं रखा है, तो n इज इक्वल टू m होता है। तो m का वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, 5। सिमिलर बच्चों अगर थीटा की वैल्यू आप लेते हैं कितना, 75 डिग्री, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 75। तो यहाँ से आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया 4.8। ये कैसा वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको m का दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आती है बच्चों, इसका नियर बाय इंटीजर क्या आता है, नियर इवन इंटीजर। कैसा, इवन इंटीजर। तो 4.8 का नियर इवन इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री आपको गिवन है तो m का वैल्यू कितना आएगा, 360 डिवाइड बाय 90, दिस इज इक्वल टू 4 एंड द n इज इक्वल टू इवन नंबर है तो n इज इक्वल टू m माइनस वन होता है तो 3 होगा बच्चों बोथ द केसेस में। अगर सिमिलर अगर आपको थीटा का वैल्यू 112.5 दिया हुआ है, 112.5 दिया हुआ है तो m का वैल्यू आएगा 3.2। तो यहाँ से बच्चों ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया फिर से। तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तो आप क्या करोगे, नियर बाय इंटीजर लोगे तो 4 नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेगी। सिमिलर अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लोगे तो m निकालने के लिए 360 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आपको m मिलेगा बच्चों 3 मिलेगा। नंबर ऑफ m की वैल्यू 3 आएगी तो नंबर ये ऑड नंबर है। यहाँ पे फिर से दो केस होंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट बाय सेक्टर पर रखा है तो n इज इक्वल टू m माइनस वन करोगे तो यहाँ से आपको 3 माइनस वन करोगे तो 2 मिलेगा। और अगर आपके एसिमेट्रिकल पोजीशन पर बाइसेक्टर के अलावा कहीं भी रखा हो तो n इज इक्वल टू m होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलो बच्चों, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो केसेस है। ये आपका प्लेन मिरर है बच्चों, कौन सा मिरर है ये प्लेन मिरर हो गया। तो इस प्लेन मिरर में बच्चों क्या होता है, एक आपकी पॉलिश्ड सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है, पॉलिश्ड सरफेस। अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है तो ये वाली सरफेस कौन सी होगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड सरफेस। कौन सी सरफेस होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अगर तो ठीक है, तो प्लेन मिरर में दो सरफेस होती है, एक पॉलिश सरफेस होती है जिस पर एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिस पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना यहाँ पर परफॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो देखिएगा, अगर आप ये इस प्लेन मिरर का नॉर्मल हो गया n1, या आपका इंसिडेंट रे हो गई I नॉर्मल से बच्चों, अगर मान लेते हैं ये I एंगल पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी नॉर्मल से I एंगल पे होगी। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
अगर मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, अगर इस इंसिडेंट रे को थीटा एंगल पर मैं क्या कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ थीटा एंगल, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बच्चों वो भी थीटा एंगल रोटेट कर देती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक क्लॉकवाइज में आपने इसको मूव करवा दिया किसको, इंसिडेंट रे को, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। सिमिलर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आगे देखिएगा। दूसरी तो फर्स्ट केस हो गया बच्चों, है ना, इसका डेरिवेशन भी है। अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको, वहां पर मेरे से डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो मिरर है उसको हम थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। ये आपका मिरर है और इसको हमने कितना बच्चों, इस मिरर को हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया है। तो बच्चों क्या होगा ये देखिएगा, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है स्टार्टिंग वाला। ठीक है, जब आपका जो ये मिरर है तब ये थीटा एंगल से रोटेट नहीं हुआ था, तो इसका जो नॉर्मल था n1 था। जब इसको थीटा एंगल आपने रोटेट कर दिया तो इसका नया जो नॉर्मल होगा वो n2 होगा। तो जो n2 होगा वो भी कितना रोटेट होगा बच्चों, वो भी थीटा डिग्री रोटेट हो जाता है। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल रोटेट होती है, तो बच्चों वो, अगर आपका मिरर थीटा एंगल रोटेट होता है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा, टू टाइम्स ऑफ दिस एंगल वो रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। तो जैसे देखिएगा बच्चों, मान लेते हैं ये एंगल आई था, है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी आई होगा, है ना। और अब क्या होगा ये नई सिचुएशन में, अगर मैं बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई प्लस थीटा। तो ये भी क्या होगा, आई प्लस थीटा। तो टोटल कितना होगा प्यारे बच्चों, टू आई प्लस टू थीटा होगा, है ना, टू आई प्लस टू थीटा होगा। तो अगर मैं बात करूं ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास टू आई, है ना। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, तो टू आई प्लस टू थीटा माइनस टू आई आप करोगे तो यहाँ से आपको टू थीटा मिलेगा। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होती है बच्चों वो टू थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्लेन जो है बच्चों वो स्टेशनरी है, मतलब इसकी प्लेन की वेलोसिटी, जो मिरर है प्लेन मिरर, इसकी वेलोसिटी जीरो है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो नॉर्मल टू द मिरर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और पैरेलल टू द मिरर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट सिमिलर। तो हमारा इमेज जो होगा वो किस तरह से यहाँ पर रोटेट करेगा, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज normal to the mirror is equal to minus of velocity of object along normal to the mirror। ठीक है, ये हमको दिख भी रहा है डायग्राम में बच्चों, इसको भी याद करना है। ठीक है, दूसरा बच्चों, ये तो होगी हमारी नॉर्मल की बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट की, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग पैरेलल टू द मिरर is equal to velocity of object along parallel to the mirror इक्वल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अगर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका जो यहाँ पर बच्चों जो मिरर है वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में वो स्टेशनरी था, बट इस कंडीशन में, इस केस में बच्चों ये भी रोटेट कर रहा है। तो बच्चों देखिएगा इसका भी नॉर्मल वेलोसिटी वी एम एन है, और इसकी वर्टिकल जो पैरेलल टू दी मिरर जो वेलोसिटी वो वी एम पी। बच्चों इसका इफेक्ट तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी अलोंग दी पैरेलल टू दी मिरर वो तो सेम ही होगी जो कि फर्स्ट केस में हुई थी।
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग पैरेलल टू द मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग पैरेलल टू द मिरर। ठीक है, ये तो वही सेम सिमिलर। लेकिन बच्चों जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो चेंज होगा, और वो किस तरह से होगा देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to the mirror along normal direction is equal to minus of velocity of object with respect to the mirror along normal direction। ये हमने देखा था। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको अगर बच्चों इसको मैं आगे लिखूं तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज along normal to the mirror minus velocity of mirror along normal is equal to minus of velocity of object along normal minus velocity of mirror along normal। तो आप इसको जब सोल्व करोगे बच्चों तो velocity of image along normal is equal to 2 times of velocity of mirror along normal माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग नॉर्मल टू द मिरर। तो ये फॉर्मूला बच्चों आएगा, ये आपको रिमेम्बर करना है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। ठीक है, स्टार। ठीक है, तो अगर आपका मिरर बच्चों मूव कर रहा है अलोंग द नॉर्मल, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द नॉर्मल का फॉर्मूला होगा दिस वन। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रिमेम्बर करना है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका जो मिरर है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है बच्चों। इसकी अगर मैं फैक्टर लेता हूँ तो आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे निकालनी है। अगर मैं इसके कंपोनेंट लेता हूँ बच्चों, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, 10 साइन 37 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल में होगा 10 कोस 37 डिग्री। तो 10 कोस 37 होता है बच्चों 4/5, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर बच्चों 10 इंटू साइन 37 होता है 3/5, तो यहाँ से आप करोगे 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिएगा आगे। तो बच्चों अगर आगे मैं बात करूं तो देखिएगा क्या होगा। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज along parallel is equal to velocity of object along parallel। तो ये तो हमें पता है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल में कितनी है बच्चों, पैरेलल टू द मिरर है 6 मीटर पर सेकेंड जे के। तो ये यहाँ पर फर्स्ट आंसर तो आ गया इन डायरेक्शन पैरेलल। दूसरा हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज along normal to the mirror is equal to 2 times of velocity of mirror along normal minus velocity of object along normal this। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, velocity of image along normal is equal to 2 times this is velocity of mirror along normal। तो क्या दिया हुआ है मिरर का बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड माइनस जे के। सिमिलर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग नॉर्मल कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। ओके, तो यहां से देखिएगा इसको सोल्व करोगे आप तो ये -2 आई कैप, दिस इज माइनस माइनस प्लस 8 आई कैप यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा देखिएगा, this is 8 meter per second, this is the minus I cap, and this is the minus and the velocity of object 8 minus I cap, similar this is minus I cap। okay, this is plus। ओके बच्चों एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं अपन, ये यहाँ पे लगेगा। ओके, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, -4 आई कैप एंड दिस इज द +8 आई कैप। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते बच्चों, देखिएगा यहाँ पर
तो इमेजेस एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। उसी तरह से एक रियल स्पेस होता है, एक वर्चुअल स्पेस होता है। तो जो पॉलिश सरफेस होती है उसके पीछे वाला जो स्पेस होगा बच्चों वो वर्चुअल स्पेस होगा। और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड स्पेस होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी, तो उसका जो स्पेस होगा वो रियल स्पेस होता है। सिमिलर अगर मैं स्पेरिकल मिरर की बात करूँ तो वहां पर जो पॉलिश वाला एरिया होगा, वो जो स्पेस होगा वो वर्चुअल स्पेस होगा। सिमिलर जो रिफ्लेक्टेड सरफेस वाला जो स्पेस होगा बच्चों वो रियल स्पेस होता है। सिमिलर बच्चों इसमें भी ऐसा ही होगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट तब होता है बच्चों, मान लीजिए इस पॉइंट से अगर यहाँ पे रेज एक्चुअली डाइवर्स हो रही है, ये एक्चुअली क्या हो रही है, डाइवर्स, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या होगा, रियल। अगर मान लीजिए अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से रेज जा रही है और अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना। सिमिलर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सिमिलर में बात करता हूँ बच्चों, तो देखिएगा क्या, अगर मैं बात करूँ इमेज की बच्चों, तो इमेज का क्या होगा, इमेज भी दो तरह से होगी, एक रियल इमेज होगी और एक वर्चुअल इमेज होगी। तो रियल इमेज का मतलब होता है बच्चों, जब आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर एक्चुअली कन्वर्ट्स, अगर एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है, जैसे देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट से रह गई, यहाँ पे एक्चुअली में कन्वर्ज होती है, तो यहाँ पे बनने वाला जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा। और सिमिलर आपका वर्चुअल इमेज क्या होगा, अगर जो आपकी रेज है बच्चों वो अपीयर टू डाइवर्स हो रही है, अपीयर टू डाइवर्स हो रही है, देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और इस तरह जा रही है, इसको आप पीछे मिला रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका इमेज बन रहा है आई, ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्स हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे वर्चुअल इमेज। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया रियल एंड वर्चुअल का, ये हम जब स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच।